ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक है ना पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, पावरफुल टूल मैथमेटिक्स का मतलब भाई ये बहुत ज़्यादा मैथ के अंदर क्या यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, इसका नंबर 1 तो जैसे रोबोट बनाने में भी यूज़ होती है ये। ठीक है, और हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है कंप्यूटर वगैरह के अंदर भी बहुत जगह यूज़ होती है, बिजनेस के अंदर, बजट वगैरह के अंदर। ठीक है, और किसके अंदर, जैसे सेल्स प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर, और किसी भी डाटा को जो है किसी भी रिजल्ट को एनालाइज करना, उन सब के अंदर भी ये मैट्रिक्स हमारी यूज़ होती है। अब ये मैट्रिक्स होती क्या है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि राम कहता है कि राम के पास है ना 15 नोटबुक है। अब इन 15 नोटबुक को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगी, मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगी। अब राम कहता है कि मेरे पास 15 नोटबुक के साथ मेरे पास क्या है, 5 पेंसिल भी है। अब 15 नोटबुक भी है और 5 पेंसिल भी है। अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये क्या है, देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरे होता है। किस टाइप का एरे होता है, ये इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है ना, ये किसकी होती है, हमारी मैट्रिक्स की ही रिप्रेजेंटेशन होती है। चलो अभी तो सिर्फ राम राम की बात थी। अभी राम कहता है कि मेरे पास 15 नोटबुक 5 पेंसिल है। फिर श्याम कहता है कि भाई मेरे पास 2 नोटबुक है और मेरे पास क्या है, 3 पेंसिल है। फिर उसके बाद सोहन भी आके कहेगा, सोहन कहेगा कि मेरे पास तो 3 तो नोटबुक है और मेरे पास क्या है, 6 मेरे पास पेंसिल है। अब इन सब डाटा को जो है हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एक इस फॉर्म में। अब देखो इधर आ गया, पहले लिख देती हूँ राम, फिर मैंने लिख दिया श्याम, अब इसके बाद मैंने क्या लिख दिया है, सोहन लिख दिया है। अब इनके पास क्या है, एक सबके पास नोटबुक है और क्या है, पेंसिल है। राम के पास कितनी नोटबुक है, 15 नोटबुक है। राम के पास कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है। सेम इसी टाइप से शाम की नोटबुक एंड पेंसिल मैंने लिख दी। फिर सोहन के पास भी कितनी है, 3 नोटबुक है और 6 क्या है, पेंसिल है। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो। ठीक है, पहली रो इस टाइप की। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड रो, और ये सेम इसी टाइप से ये हमारी हो जाएगी थर्ड रो। ठीक है, रो हो गई। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हो गई आपके पास। अब भी देखते हैं ये वाली, इसके अंदर ये पूरे एलिमेंट, ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम। सेम इसी टाइप से ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा। कॉलम पता चल गया, रो पता चल गया। अभी हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑर्डर मतलब होता है, जैसे इस मैट्रिक्स के यहाँ पे हम लिखते हैं m क्रॉस n। अब ये m क्या है, n क्या है, m हमारे पास होती है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है आपके पास। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है, तो m की वैल्यू 3 हो गई। अभी हम देखते हैं n हमारे पास होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही कॉलम है, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जो है ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी ये। अभी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6। हर नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। लेकिन इनका जो ऑर्डर होगा वो m/n मतलब 3/2 का ही इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, अब जर्नल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो मैट्रिक्स की नोटेशन हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही हम करते हैं, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उनको हम स्मॉल से लिखते हैं। जैसे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर है ये। फिर मैंने लिखा A12, रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम आपका सेकंड है, ये वाला कॉलम है, ये वाली आपकी रो होती है। सेम इसी टाइप से मैं लिखूं A13, फर्स्ट तो आपकी रो चल रही है लेकिन कॉलम आपका थर्ड चल रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये क्या हो गया, थर्ड कॉलम। सेम इसी टाइप से चलते चलते आपकी फर्स्ट रो चलेगी लेकिन कॉलम आपका कौन सा हो जाएगा, nth कॉलम हो जाएगा। अभी देखना A21 का मतलब है सेकंड तो आपकी रो है लेकिन कॉलम आपका फर्स्ट है। सेम इसी टाइप से मैं क्या लिख सकती हूँ, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, और इसी टाइप से चलते हुए A2n हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको इन जनरल क्या लिख दूंगी, AN1 AN2
AN3 एंड अप टू दी ये जाके क्या हो जाएगा AMN हो जाएगा। अभी इसको MN क्यों लिखा, क्योंकि आपकी ये क्या है हमारे पास रो नंबर कौन सी है, mth नंबर ऑफ रो है और nth नंबर ऑफ ये क्या है कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा M/N ऑर्डर की ये क्या हो जाएगी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, मतलब M जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स की फॉर्म में AIJ जो कितने ऑर्डर की है M/N ऑर्डर की है, जहाँ पे ये जो I की वैल्यू है वो किस किस नंबर के बीच में लाई कर रही है, 1 से लेके M के बीच M के बीच में लाई कर रही है। ठीक है ना, आई की वैल्यू, आई हमारे पास क्या नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद जो जे की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, हमारी 1 से लेके n तक लाई करेगी। अब ये आई और जे ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। देख लो 1 2 3 एंड अप टू दी n तक जा रहा है, नेचुरल नंबर तक है, इंटीजर तो नहीं लिया, कोई नेगेटिव वैल्यू तो हमने यहाँ पे ली नहीं है। ठीक है ना, अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि जो एक मैट्रिक्स है उसके पास आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 8 एलिमेंट्स है। 8 एलिमेंट्स मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इसके 8 एलिमेंट्स है। तो अब बताओ उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो अभी देखना, हो सकता है कि भाई उसके पास एक ही रो हो और हमारे पास कॉलम कितने हो जाएं, 8 हो जाएं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई 8 हमारे पास रो हो जाएं और एक ही नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, 8 के फैक्टर कर दो। या फिर हो सकता है कि 4 रो हो 2 कॉलम, या फिर 2 कॉलम हो, या फिर क्या हो जाए दो रो हो और 4 क्या हो जाए कॉलम हो जाए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। तो किस टाइप से करना है, जैसे किसी का भी पूछ ले, फॉर एग्जांपल 13 का इसने पूछ लिया, तो 13 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, किस टाइप से हम 13 को स्प्लिट कर सकते हैं, 1 और 13, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा जैसे 10 पूछ ले तो 10 को किस टाइप से कर सकते हैं, 2 और 5 के अंदर कर सकते हैं। एक तो 1 और 10 हो जाएगा, एक 10 1 हो जाएगा, एक 2 और 5 हो जाएगा, एक 5 और 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके फैक्टर करके आप इसके नंबर मतलब पॉसिबल ऑर्डर जो है बता सकते हो। अभी देखते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसा इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कॉलम एक ही होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ रोज है, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ 1 नंबर ऑफ कॉलम है। तो क्या होना चाहिए कि जिसके अंदर कॉलम हमारे पास सिर्फ एक क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। सेकेंड हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसके अंदर क्या होता है, एक ही हमारे पास क्या होगी, रो एक ही होगी और जो कॉलम है वो कितने कोमा से सेपरेट नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, 0 1 2 इस टाइप से। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, 1 नंबर ऑफ रोज है, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर ऑफ क्या है कॉलम्स है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमें पता है स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसके अंदर साइड्स तो नहीं है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे हम कोई 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2/2 की हमने क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2 मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसकी नाम बता रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर जो साइड्स होती हैं वो दोनों आपस में क्या नहीं होती, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज होंगे और जो कॉलम होंगे वो आपके पास इक्वल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले ली 3/2 की मैट्रिक्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 3 नंबर ऑफ आपके पास रो हो जाएंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम इस टाइप से ले सकते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 नंबर ऑफ रोज है और कॉलम कितने हमारे पास, 2 ही क्या है कॉलम है। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसका अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू है -1 2 0, ठीक है।
चलो 3 मान लो या फिर 3 मान लो इसको, ठीक है। और अदर जो जितने भी पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ना वो सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और उसके अलावा जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की डायगोनल ही मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन है कि जो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो आपके पास सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट है ये सब सेम होने चाहिए। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स एक कंडीशन पे कह दूंगी, यदि ये सारे एलिमेंट आपके पास क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट तो नहीं, मतलब एक लास्ट सेकंड आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कहती है कि जितने भी आपके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सब 1 ही होंगे, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये होगी कि ये आपके पास कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और जो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी ये भी आपके पास क्या होती है, एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स होती है। तो ये बात जो है आप ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ध्यान से देखो, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होती है, डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा ना सब इक्वल होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है डायगोनल में आपके पास सिर्फ 1 ही होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वो सारे आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भैया आपकी क्या ही होनी चाहिए, स्क्वायर ही मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही नंबर ऑफ रोज है और एक ही नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स कब किस केस में हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल एक ही कंडीशन पे कहूंगी। सबसे पहले तो उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर अभी पढ़ा था ना, जैसे m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब m, और जैसे इस एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है, तो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि जितने भी एलिमेंट A के है ना वो किसके इक्वल होने चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। मतलब Aij की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, Bij की इक्वल होनी चाहिए, और किसके लिए, सारे I और J के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स हो गई A मैट्रिक्स मैंने मान ली 2 3 0 1, ठीक है। अब सेम इसी टाइप से दूसरी B मैट्रिक्स मैंने किस टाइप से मान ली, 2 3 0 1। क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, मैंने कहा इक्वल मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन है कि जो इनका ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है, सेम है। दूसरी कंडीशन है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट, वो सारे आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चंस हमारे पास इस टाइप के आते हैं। आपको बोल देगा कि x y z w, ठीक है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो अब आप बताओ कि इनकी क्या होगी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये x की वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे x की वैल्यू 1 के इक्वल है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सेम इसी टाइप से z की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल, w की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख ले, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देख ले। इस एग्जाम्पल के अंदर इस टाइप से बोलेगा दो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अभी आपको क्या करनी है, इनकी x और y की क्या वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हम x और y की वैल्यू इस केस में जो है फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। टर्म एंड कंडीशन ये थी कि जितने भी सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करते थे, चाहे आप इनको क्या कर लो,
ऐड करेंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 + 10 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 आ गई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की जगह 7, y की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर ये वाली x की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y = 4, ये प्लस का है, उस साइड जाके हमारा क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।